हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कल की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए भी होंगे। चलिए आज हम फिर से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को आगे प्रोसीड करते हैं, पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगेन मैं बात बता दूं कि अगर कुछ समझ में ना आए, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूंगी। आइए अब फटाफट से जान लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा। एक रिकैप ले लेते हैं। तो कल हमने सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर के बारे में पढ़ा, है ना। इनके बारे में हमने पढ़ा कि भाई इन्होंने क्या क्या बातें हमसे बोली थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भाई डीएनए क्या होता है, ठीक है। एंड हमने उसके बाद पढ़ा कि कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए क्या होते हैं, ठीक है ना। ये हमने 3 चीज़ों को कल कंप्लीट किया था। अब आज हम जो पढ़ेंगे, जो न्यू टॉपिक है, ठीक है ना, जो न्यू टॉपिक होंगे आज के हमारे, वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। मतलब जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो हमने बार बार बोला कि भाई डीएनए है, डीएनए है, डीएनए। भाई डीएनए की खोज कैसे स्टार्ट हुई। मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है कि भाई यही हमारे जीन्स को कैरी कर रहा है, हमारे पेरेंट्स से प्रोजेनी में लेकर के जा रहा है। इसके बारे में स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले जिन्होंने किया, सबसे पहले आए हमारे ग्रिफिथ। कौन आए? हमारे ग्रिफिथ आए, जिनका ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस हुआ। इन्होंने कब स्टार्ट किया? बेसिकली इन्होंने एक्सपेरिमेंट कब किया? 1928 में इनका एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। इन्होंने किस पे किया? तो इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरियल कॉलोनी ली बेसिकली, ठीक है ना। एक बैक्टीरिया तो नहीं लिया था, बैक्टीरियल कॉलोनी ली थी। किसकी ली थी? तो स्ट्रेप्टोकोकस, या फिर आप उसको क्या कह सकते हैं, न्यूमोकोकस। इनकी क्या ली थी? बैक्टीरियल कॉलोनी ली, ठीक है। उस बैक्टीरियल कॉलोनी को उठा करके इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं कि टू बैक्टीरियल कॉलोनी। पहले मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता देती हूँ कि इन्होंने बैक्टीरियल कॉलोनी ली किसकी? स्ट्रेप्टोकोकस या न्यूमोकोकस की। इसको किसमें इंजेक्ट कर दिया? इसमें इन्होंने इंजेक्ट कर दिया माइस में। और इसके बाद इन्होंने देखा कि वो लिव और डाइड। इसके बेसिस पर इन्होंने कंक्लूजन क्रिएट किया, ठीक है ना। मतलब बेसिकली इन्होंने किया क्या? तो इन्होंने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को 1928 में इन्होंने अपना किया और बैक्टीरियल कॉलोनी ली। किसकी ली? स्ट्रेप्टोकोकस या न्यूमोकोकस की ली। और उसको इंजेक्ट कर देते थे माइस में और चेक करते थे कि भाई माइस मर गया या जिंदा है। उसके बेसिस पर ये आगे बात करते थे। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें कि भाई इन्होंने क्या क्या बोला था। तो अब इसको हम फुल डिटेल में पढ़ते हैं। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। कब इसने किया? 1928 में किया, ठीक है। इन्होंने बैक्टीरियल कॉलोनी किसकी ली? मैंने क्या बताया, किसकी ली? हमारे स्ट्रेप्टोकोकस की या फिर न्यूमोकोकस की ली, ठीक है। किसकी ली? स्ट्रेप्टोकोकस की ली या फिर न्यूमोकोकस की ली। इन्होंने और क्या लिया? तो बेसिकली होता क्या है, इन्होंने इसकी ली। अब होता क्या है, ठीक है ना। अब इसके बारे में जरा जान लेते हैं। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकस है, ये क्या करते हैं? ये 2 तरीके के स्ट्रेन बनाते हैं, ठीक है। मतलब इनकी कॉलोनी में 2 तरीके के स्ट्रेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला कौन सा था? रफ स्ट्रेन, ठीक है ना। रफ कॉलोनी जो बनाते थे, ठीक है। इनकी कॉलोनी कैसी होती थी? रफ कॉलोनी होती थी। और ये कैसे बनाते थे? स्मूथ कॉलोनी, ठीक है ना। तो ये 2 तरीके की कॉलोनी बनाते थे। कौन कौन सी? एक रफ कॉलोनी बनाते थे और एक स्मूथ कॉलोनी बनाते थे। रफ कॉलोनी का नाम दिया गया R2 स्ट्रेन, ठीक है ना। इनके स्ट्रेन का नाम क्या दिया गया? R2 स्ट्रेन। और इनके कॉलोनी के स्ट्रेन का नाम क्या दिया गया? S3 स्ट्रेन, ठीक है। ये 2 चीजें हमने इसमें जानी अब तक, ठीक है ना। कि भाई हमारे पास क्या है? रफ कॉलोनी है, स्मूथ कॉलोनी है, R2 स्ट्रेन है, S3 स्ट्रेन है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रेन ये बनाता है, ठीक है। रफ कॉलोनी में कैप्सूल नहीं होती। क्या होती है? कैप्सूल एब्सेंट होती है। क्या होती है? कैप्सूल एब्सेंट होती है। स्मूथ कॉलोनी में जो कैप्सूल होती है, इनके अंदर में कैप्सूल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखो कैप्सूल का क्या काम होता है भाई। कैप्सूल क्या करता है? ये उसे जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में जाएगा ना, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना भाई। कैप्सूल है तो भाई प्रोटेक्शन देगा। तो ये क्या होते हैं? वायरुलेंट टाइप होते हैं। क्या होते हैं? वायरुलेंट होते हैं भाई। ये जाएंगे तो वहां पर उथल पुथल मचाएंगे। तो वायरुलेंट होते हैं एंड पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं।
ये कैसे होते हैं? तो नॉन वायलेंट होते हैं एंड नॉन पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, यानी कि ये इनको किसी में तुम डालोगे भी तो ये कोई तरीके की बीमारी को क्रिएट नहीं करे। पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है? पैथोजेनिक का मतलब होता है कि कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हो। मतलब इनको किसी में भी तुम डालोगे तो ये अगर बैक्टीरिया के उसके अंदर में जाएंगे भी किसी ऑर्गेनिज्म में तो किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, किसी तरीके का कोई डिजीज क्रिएट नहीं करेंगे। बट S3 स्ट्रेन वाले क्या करते थे? ठीक है ना, ये स्मूथ कॉलोनी वाले होते थे, कैप्सूल इनमें प्रेजेंट थी, वायलेंट थे, पैथोजेनिक थे, ये सब हम लोगों ने जाना। अब बात करेंगे इसके अंदर में कि एक्सपेरिमेंट को किया कैसे गया। इतना समझ में आया? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था 1928 में किया। बैक्टीरियल कॉलोनी ली इन्होंने, स्ट्रेप्टोकोकस एंड न्यूमोकोकस की, रफ कॉलोनी और दो तरीके की कॉलोनी बनाना था बेसिकली, रफ कॉलोनी एंड स्मूथ कॉलोनी। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करें किस चीज की, तो अब बात करी जाएगी भाई इनके एक्सपेरिमेंटिंग प्रोसेस की, कि भाई प्रोसेस इनका क्या था। ठीक है ना, तो इनका एक्सपेरिमेंट प्रोसेस क्या था? ठीक है ना, प्रोसेस क्या था? तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिया था ना, चूहा लिया था, एक चूहिया ली थी, माइस लिया था। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहली बार में इन्होंने ये R2 स्ट्रेन उठाया। ठीक है ना, R2 स्ट्रेन को इंजेक्ट कर दिया। ठीक है ना, इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर में? माइस में। ठीक है ना, ये देखा गया कि माइस क्या होगी भाई, तुम अपने हिसाब से बताओ। माइस जिंदा रहेगी ना, क्योंकि तो पैथोजेनिक है ही नहीं, कोई डिजीज तो इससे माइस में चूहिया में करेगी नहीं वो, तो माइस क्या रहेगी? लिव्ड। ठीक है भाई, माइस को कुछ नहीं हुआ, माइस जिंदा रह गई, माइस मरी नहीं। सेकंड देखते हैं, तो सेकंड क्या किया इन्होंने, डाल दिया भाई S3 स्ट्रेन। ठीक है ना, इन्होंने क्या डाल दिया? S3 स्ट्रेन किसमें इंजेक्ट कर दिया? इंजेक्ट कर दिया माइस में, अगेन से चूहिया में डाल दिया। ये क्या हुआ भाई, यहाँ पर क्या होना चाहिए खुद बताओ भाई? अगर पैथोजेनिक है तो क्या करेगी? मार देगी भाई। डिजीज उसने क्या कर दी माइस में, उन्होंने उसने डिजीज कॉज कर दी, तो माइस डाइड। ठीक है, माइस मर गई। नेक्स्ट आ जाते हैं S3 थर्ड। थर्ड क्या किया इन्होंने? थर्ड इन्होंने लिया हीट किल्ड। तो वो इससे तो कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब माइस जिंदा रह गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब इसको तुम इस जिंदा में कुछ नहीं कर पाए तो मार के क्या ही करेगी। लेकिन जब इन्होंने क्या सोचा ना कि भाई ग्रिफिथ ने सोचा कि देखो अगर ये S3 स्ट्रेन हम डाल रहे हैं इसके अंदर में माइस के अंदर, तो माइस तो मर जा रहा है, लेकिन मान लो कि मैं S3 स्ट्रेन को थोड़ा गर्म कर दूं। ठीक है ना, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो S3 स्ट्रेन को इन्होंने हीट किल्ड क्या लिया? हीट किल्ड S3 स्ट्रेन लिया। ठीक है, इसको इन्होंने माइस में डाल दिया। अब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एस हीट किल्ड S3 स्ट्रेन को, मतलब हीट किल्ड लिया, माइस में डाला, तो माइस में क्या हुआ? माइस लिव्ड। ठीक है ना, माइस जिंदा रही, माइस को कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, माइस को कुछ नहीं हुआ। यानी कि हो सकता है इसके बैक्टीरिया डिजेनरेट हो गए होंगे। S3 स्ट्रेन जो था उसके बैक्टीरिया डिजेनरेट हो गए होंगे, हीट दिया उसे, टेम्परेचर दिया तो वो डिजेनरेट हो गए, जिसकी वजह से उसके पास कोई इफेक्ट नहीं रहा, माइस में डालने के बावजूद भी माइस जिंदा रही। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने फोर्थ प्रोसेस किया। ठीक है ना, मतलब फोर्थ एक्सपेरिमेंट का इन्होंने स्टार्ट किया। इसमें इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने कहा कि भाई अब मैं लूंगा R2 स्ट्रेन। ठीक है ना, जिससे पहले तो क्या हुई थी चुहिया में, इंजेक्ट करने के बाद भी R2 स्ट्रेन से चुहिया को कुछ नहीं हुआ, भाई माइस नहीं मरी। इन्होंने अब क्या डाल दिया? हीट किल्ड S3 स्ट्रेन लिया। क्या लिया? हीट किल्ड S3 स्ट्रेन लिया। ठीक है, और इसको इंजेक्ट कर दिया इन्होंने माइस के अंदर। अब देखा गया तो माइस डाइड, माइस मर गई। ये बॉडी ही क्या थी ना, बड़ी एक अजूबी बात हो गई कि भाई R2 स्ट्रेन जिससे पहले नहीं मरी, हीट किल्ड S3 स्ट्रेन जिससे भी चुहिया नहीं मरी, मतलब दोनों ही से चुहिया नहीं मरी जब हमने दोनों को अलग अलग यूज किया। लेकिन जब दोनों को साथ में यूज किया तो देखा कि माइस तो मर गई, है ना, माइस तो मर गई। अब क्या होगा? तो भाई इसके ऊपर कंक्लूजन, तो अब बात करी जाए कंक्लूजन की कि ग्रिफिथ ने क्या कंक्लूजन दिया। तो ही concluded that there is something, ठीक है, and he named it as transforming principle। ठीक है, इन्होंने इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया। ठीक है, that caused transformation in किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? R2 स्ट्रेन बाय S3 स्ट्रेन, है ना। S3 स्ट्रेन की वजह से R2 स्ट्रेन के बीच में अंदर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से माइस मर गया। ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था ये उसको एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है ना, ही
did not explain the biochemical nature of transforming प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका बायोकेमिकल नेचर जो था वो ग्रिफिथ नहीं बता पाए। ठीक है, ग्रिफिथ उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई वो क्या चीज है जिसकी वजह से आटो स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसी को आगे लेकर के जाते हुए हमारे पास 3 साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था एवरी, मैक्लिओड एंड मेकार्टी। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट हैं। इन तीनों साइंटिस्ट ने बेसिकली क्या किया, इन्हीं की बताई हुई बातों को आगे यूज किया, बस कुछ साइड ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। ठीक है, कुछ चेंजेस इन्होंने करे, तो इन्होंने यूज्ड सेम सेटअप, ठीक है, एज ग्रिफिथ। ग्रिफिथ की तरह ही सेम सेटअप इन्होंने यूज किया, जस्ट विद सम स्लाइट चेंजेस। इन्होंने कुछ थोड़े से चेंजेस किए और उस चेंजेस को यूज करके इन्होंने ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि आगे किया क्या इन्होंने। तो बेसिकली इन्होंने ये 3 इस तरीके से टेस्ट ट्यूब्स लिए अपने एक तरीके से, इसमें इन्होंने क्या डाल दिया, S3 स्ट्रेन डाल दिया। ठीक है ना, S3 स्ट्रेन डाल दिया तीनों में। ठीक है, इसमें भी डाला, इसमें भी S3 डाला और इसमें भी S3 डाला। ठीक है, क्योंकि S3 में ही चेक करना था कि भाई S3 से क्या जा रहा है। ठीक, तो इन्होंने इसमें फिर क्या डाला, तो इन्होंने इसमें डाल दिया पहले वाले में RNAs। ठीक है, इसमें डाल दिया प्रोटीएज और इसमें डाल दिया इन्होंने DNAs। ठीक है, अब जिनको नहीं पता कि भाई ये DNAs, प्रोटीएज, RNAs होते क्या, तो ये एंजाइम्स होते हैं। अगर किसी भी, ठीक है ना, किसी भी नाम के आगे एज लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो चीज उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, जैसे RNAs, ठीक है, ये एंजाइम जो होगा ना, ये इसके अंदर में RNA का ब्रेक डाउन करेगा। ये प्रोटीएज है, ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। ये DNAs है, ये DNA का ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक, अब S3 का स्ट्रेन लिया, इन्होंने RNAs डाला, इसके बाद इन्होंने पूरा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट प्रोसीड किया। लास्ट में जाके देखा तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और माइस मर गई। ठीक है ना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि S3 से R2 में चेंज आया और R2 जो है वो वायलेंट बन गया, जिसकी वजह से माइस मर गई। तो यानी कि RNA तो डाला, यानी RNA तो ब्रेक डाउन हो गया, यानी RNA का तो वजूद ही नहीं है अब। तो RNA के वजूद के ना होने के बावजूद भी अगर माइस मर जा रहा है, इसका मतलब है कि RNA वो नहीं है जिसने ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया होगा। नेक्स्ट आता है प्रोटीएज। प्रोटीएज, जब प्रोटीएज को डाला गया तो देखा गया कि भाई प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ। जब प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गया तो भी देखा गया कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये चीजें हुई, माइस जो थी वो मर गई, है ना, माइस डाइड अगेन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन तो फिर भी हुआ। यानी कि प्रोटीन के भी होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है। जब डीएनए डाला गया तो यहाँ पर डीएनए का ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है ना, क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गया, किसका हुआ, डीएनए का हुआ, है ना, ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए हो गया। यहाँ पर जब देखा गया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी कि जब डीएनए नहीं था तो डीएनए का वजूद खत्म हो गया। जब डीएनए का वजूद खत्म हो गया तो S3 R2 में कोई चेंज नहीं कर पाया। ठीक है ना, तो R2 में चेंज नहीं हुआ, जिसकी वजह से R2 वायलेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से सॉरी आपका माइस नहीं मरा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये 3 स्टेप्स जो थे वो बेसिकली किसने किए, इन तीनों साइंटिस्ट ने किए। ठीक है, तीनों साइंटिस्ट ने सेम सेटअप यूज किया ना ग्रिफिथ की तरह ही, इसीलिए तो बोलते हैं कि इन्होंने सेम सेटअप यूज किया था ग्रिफिथ का। इन्होंने ग्रिफिथ के ही काम को आगे बढ़ाया था, बस कुछ इन ट्रांसफॉर्मेशंस को करके। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कि इन्होंने क्या कंक्लूड किया, तो ये दे कंक्लूडेड दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है ना, डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है ना, तो इन्होंने सिर्फ सजेस्ट किया, सजेस्टेड लिख देते हैं यहाँ पर, सजेस्टेड दैट, ठीक है, ये भी सजेस्ट ही करता है। इनकी बातों पर ना फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने उस टाइम पर ऑप्शंस क्रिएट किए कि भाई ये क्यों है, ये क्यों है, तो बहुत सारी चीजों पर इन पे उंगलियां उठाई गई। तो इनके भी बेसिकली सेटअप को देखा गया, इन्होंने बिल्कुल सही काम किया, लेकिन इसके बाद भी ये प्रूफ नहीं कर पाए। तो हमारे पास एक तीसरा एक्सपेरिमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें एक अच्छा खासा प्रूफ मिला, 100% सॉलिड प्रूफ मिला कि भाई डीएनए ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो एक बार आप इस पूरे बोर्ड को देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगी।
एंड फिर मैं उसको रब करती हूँ और फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। आई होप अभी तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए फटाफट से पढ़ लेते हैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट जो था ये हुआ कब था, तो 1952 के दौरान इन्होंने किया था। ठीक है ना, इनका जो एक्सपेरिमेंट था ये 1952 में हुआ था। ठीक है, इन्होंने क्या किया बेसिकली, देखो जैसे जब हमारे तीनों साइंटिस्ट आए, एवरी, मैकलॉड एंड मैकार्टी, इन तीनों ने मिलकर के जब काम किया तो ये बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे उस पर प्रूफ मांग रहे थे। वो प्रॉपरली प्रूफ नहीं कर पाए, उस चीज को प्रॉपरली प्रूव नहीं कर पाए, उस चीज को कि भाई प्रॉब्लम क्या है जो आगे ट्रांसफर हो रहा है ना, भाई डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है क्या, वो नहीं बता पाए। वो सिर्फ सजेस्ट कर पाए कि यस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिस्ट थे जिन लोगों ने उसके ऊपर ऑप्शंस उठाए कि नहीं ये गलत है। ठीक है, तो इसके बाद आए हमारे हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने बेसिकली एक अनइक्विवोकल प्रूफ दे दिया। मतलब क्या दिया, एक अनइक्विवोकल प्रूफ, मतलब क्या हुआ, एक प्रॉपरली स्पष्ट, जिसे कहें ना एकदम पूर्ण तरह से स्पष्ट, वो प्रूफ दिया इन्होंने कि भाई जिस पर किसी को भी शक नहीं था, जिस पर किसी ने उंगली नहीं उठा पाया। इन्होंने किया क्या, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया पे काम किया इन्होंने, ठीक है, जिसका नाम था ई कोलाई। बाय, यहाँ पर लिख लेते हैं, बाय इन्फेक्टिंग इट विद, किससे किससे इन्फेक्ट करवाया, बैक्टीरियोफाज। ठीक है, किस बैक्टीरियोफाज से करवाया था, ठीक है, किस बैक्टीरियोफाज से वो बताती हूँ मैं। तो बेसिकली इन्होंने किया इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, इकोलाई बैक्टीरिया लिया, उसको इन्होंने इन्फेक्ट करवा दिया बैक्टीरियोफाज से। उस बैक्टीरियोफाज का प्रॉपर नाम क्या है, जो इकोलाई को क्या कहते हैं आपको इन्फेक्ट करता है, उसका नाम होता है T2 बैक्टीरियोफाज। ठीक है, T2 बैक्टीरियोफाज से इन्होंने उसे इन्फेक्ट करवा दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने देखा और उन्होंने प्रॉपरली एक अनइक्विवोकल प्रूफ दे दिया, जिसमें किसी ने भी उंगली नहीं उठाई और किसी को भी ये नहीं लगा कि भाई क्या है जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद प्रॉपरली सबको पता चल गया। अब तक की लड़ाई में हो क्या रहा था, अब तक की लड़ाई में कोई कह रहा था टिल नाउ जो प्रोटीन था, ठीक है ना, was taken as the genetic material। ठीक है, अभी तक के दौरान में जब तक इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया तब तक में यही माना जा रहा था, यही सोचा जा रहा था कि जो प्रोटीन है ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है ना, लेकिन जो तीनों साइंटिस्ट थे, एवरी, मैकलॉड एंड मैकार्टी, ये तीनों कह के गए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसी बात को प्रूफ करने के लिए इन्होंने ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें ई कोलाई को उन्होंने इन्फेक्ट करवा दिया T2 बैक्टीरियोफाज से। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ लेते हैं कि आगे क्या हुआ। ठीक है, चलो उसको रख करें। यस, तो अब पहले प्रोसीजर समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बैक्टीरियोफाज होता क्या है। तो बैक्टीरियोफाज, तो चलो अब बात करते हैं बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर की। बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम पता कर सकें कि आगे किस तरीके से इन्फेक्शन के दौरान हमारे बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर में क्या एंटर कर पाएगा। देखो सबसे पहले हमें बाहर में बैक्टीरिया के दिखाई दे रहा है कैप्सिड, ठीक है ना, जो कि किसका बना है, प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, अंदर में हमें इसका डीएनए मटेरियल दिखाई दे रहा है, यानी इसका जेनेटिक मटेरियल दिखाई दे रहा है, जिसको हमने न्यूक्लिक एसिड के नाम से इसमें आपको दिखा रहा है। नेक्स्ट इसके पास एक कॉलर होती है, देन इसके पास ये विस्कर साइड में होते हैं, ये ऊपर इसकी शीथ होती है जिसके अराउंड लगी है, ये इसके टेल फाइबर्स निकल रहे होते हैं और जहाँ से निकलते हैं इसके ऊपर बेस प्लेट होती है एंड ये यहाँ पर कुछ स्पाइक्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पूरा प्रॉपर बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है। अब ये ऊपर जो मेन है ना, इसमें हमारे पास कैप्सिड एंड न्यूक्लिक एसिड है। जैसे इन्फेक्शन होगा तो बॉडी के अंदर क्या एंटर करेगा, देखो कैप्सिड जो होती है ना, ये इसका आउटर लेयर है, ये बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, है ना, ये बॉडी के अंदर नहीं एंटर कर पाएगा। और प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड है जो कि डीएनए है, यानी कि हमेशा जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जाता है, जो कि डीएनए है वो अंदर जाएगा। अब इसका पूरा प्रोसीजर अभी मैं आगे समझा रही हूँ, तो ये सिर्फ आपने बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर देख लिया। आइए फटाफट से इसके प्रोसीजर को भी जान लेते हैं। आइए अब पढ़ते हैं प्रोसीजर को। ठीक है, हर्शी एंड चेज ने क्या किया, तो बेसिकली अब बात करेंगे प्रोसीजर की। ठीक है,
अब तक में हम लोगों ने बैक्टीरियोफाज के पूरे स्ट्रक्चर को भी जाना कि बैक्टीरियोफाज कैसा होता है। तो आइए सबसे पहले इसने क्या किया, इन दोनों साइंटिस्ट ने बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ करवाई, ठीक है ना, क्या करवाई, ग्रोथ करवाई ऑन डिफरेंट मीडिया, ठीक है ना, अलग अलग मीडिया पर इन्होंने ग्रोथ करवाई, ठीक है ना। किस तरीके के दो ग्रोथ ली, पहला लिया इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर, क्या लिया, रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है, क्या था, S35, ठीक। दूसरा इन्होंने लिया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ठीक है। इसमें इनकी ग्रोथ करवाई। देखो जैसा कि हमें पता है कि जो सल्फर होता है ये प्रेजेंट होता है इन प्रोटीन, है ना, किसमें प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में। और अभी हमने पढ़ा कि जो बैक्टीरियोफाज की कैप्सिड होती है, यानी जो भी उसका आउटर मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन की बनी होती है, यानी कि बैक्टीरियोफाज की आउटर जो कैप्सिड होगी वो प्रोटीन की है, यानी कि रेडियो एक्टिव सल्फर उसमें प्रेजेंट रहेगा। दूसरा हमने पढ़ा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो होता है ये प्रेजेंट रहता है डीएनए के अंदर, ठीक है ना। बेसिकली हमसे फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव नहीं होता, किसी की बॉडी के अंदर रेडियो एक्टिव नहीं होता। रेडियो एक्टिव सल्फर मतलब ये नहीं, सल्फर प्रेजेंट होता है। इन्होंने रेडियो एक्टिव से क्या किया, कोडिंग के लिए, मतलब बेसिकली उसको अलग से पता करने के लिए उन्होंने उससे क्या कर दिया, ग्रोथ करवा दी उसकी, ठीक है। फिर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में तो बेसिकली फॉस्फोरस जो होता है ये प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए के अंदर में, है ना। तो अलग से डीएनए को पता करने के लिए इन्होंने रेडियो एक्टिवली लेबल्ड फॉस्फोरस में ग्रोथ करवा दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, डीएनए की ग्रोथ हुई, तो डीएनए बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ हुई, तो एक आपके पास रेडियो एक्टिव सल्फर वाला बैक्टीरियोफाज लेबल्ड आ गया और दूसरा आपका रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाला आ गया। अब इन्होंने 3 स्टेप में इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाया, कौन सा, IBC, ठीक है ना। ये 3 स्टेप्स थे, कौन कौन से, IBC। पहला इन्फेक्शन करवाया, क्या करवाया, इन्फेक्शन करवाया। दूसरा ब्लेंडिंग करवाई, ठीक है। और तीसरा इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, ठीक है ना। इन्होंने 3 स्टेप में इसको पूरा कंप्लीट किया, इन्फेक्शन करवाई, ब्लेंडिंग करवाया, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। जब ये तीनों चीजें करवाई, इन्फेक्शन में क्या होगा, बेसिकली ये जो बैक्टीरियोफाज था, ये लेबल्ड बैक्टीरियोफाजेस थे, इनसे क्या करवाया, इसने जो भी आपका बैक्टीरिया था उस पर इन्फेक्शन करवाया, उसके बाद ब्लेंडिंग करवाई एंड देन सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। जब ये सब हो गया ना, तो आफ्टर ऑल दिस, ठीक है, आफ्टर ऑल दिस, जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद जब देखा गया तो क्या निकला कि जो सुपरनेटेंट है, देखो ऑब्वियसली ये चीज आपके पास मैं भी आगे आपको दिखाऊंगी फोटोग्राफ, उस फोटो में जो आपकी एनसीईआरटी से ली गई होगी, उसमें आप ये देखोगे कि बेसिकली होता क्या है, ये चीज आपको बताए कि हमारी बॉडी के अंदर में कभी भी वायरस का जो है ये कैप्सिड यानी कि जो प्रोटीन होता है जिसके बाहर की लेयर होती है वो अंदर नहीं आती, ठीक है। बॉडी के अंदर जो सिर्फ एंटर करती है या सेल के अंदर में जो सिर्फ एंटर करती है वो क्या होता है, हमारा डीएनए, उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए नहीं बोलेंगे अभी क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जा सकता है। बाहर की जो उसकी लेयर होती है, जो कवरिंग होती है, वो अंदर नहीं जाती, वो क्या करती है, बाहर रह जाती है। जैसे कि मान लो, जैसे कि अगर ये हमारे पास बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है और ये हमारे पास वायरस है, ठीक है ना। ठीक है, जो वायरस की बाहर की जो कैप्सिड है, ठीक है ना, ये क्या है, इसका कैप्सिड है ना, और ये अंदर में क्या है, इसके पास डीएनए है। तो जो ये बाहर आएगा ना, तो ये बाहर इसका ये कैप्सिड रह जाएगा, क्या रह जाएगा, इसका कैप्सिड रह जाएगा, क्योंकि ये अंदर नहीं जा सकता। अंदर क्या जाएगा, सिर्फ इसका डीएनए जाएगा, मतलब जेनेटिक मटेरियल, बार बार डीएनए बोल देती हूँ, जेनेटिक मटेरियल अंदर जाएगा। बाहर इसे क्या रह जाएगी, लेयर, लेयर अंदर नहीं जा सकती, सिर्फ क्या जाएगा अंदर, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल ही अंदर क्या करता है, ट्रेवल कर सकता है। तो जब ये सब चीजें हुई ना, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जब देखा गया, तो जो मतलब बेसिकली रिजल्ट में क्या देखा गया कि जो सुपरनेटेंट था, ठीक है ना, जो सुपरनेटेंट था उसके अंदर में आपको रेडियो एक्टिव सल्फर मिल गया, ठीक है ना। जब उसकी चेकिंग की गई, जब उसको देखा गया, तो उसमें हमें रेडियो एक्टिव सल्फर देखने को मिला, क्योंकि भाई प्रोटीन तो बाहर ही रह गया, प्रोटीन तो उसकी कवरिंग में था, उसकी लेयरिंग में था, उसके बाहर की आउटर लेयर में था, तो वो तो बाहर रह गया, वो तो अंदर घुस ही नहीं पाया, अंदर जा ही नहीं पाया उस बैक्टीरिया के, तो वो बाहर रह गया, यानी कि जितना भी बाहर में माल मटेरियल उसका पड़ा हुआ था उसी के अंदर में वो रह गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो हमारे बैक्टीरिया के अंदर में गया, यानी इन्फेक्शन के बाद जो बैक्टीरिया के अंदर में जो ये मटेरियल गया है,
जब इसको चेक किया गया तो इनसाइड बैक्टीरिया क्या मिला हमें, हमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला, है ना, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला, जो कि हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये सभी चीजों को देखते हुए हमें प्रॉपर प्रूफ मिल गया, हेंस ये प्रूव हो गया, इट इज प्रूव्ड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है ना, ये डीएनए ही क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, बाकी और कुछ भी नहीं है। डीएनए है हमारा जेनेटिक मटेरियल जो कि आगे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। इस बात के बाद किसी भी साइंटिस्ट ने या किसी भी बायोलॉजिस्ट ने किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, सारी कंफ्यूजन की क्लैरिटी यहाँ से मिल चुकी है। अगेन समझा देती हूँ, बेसिकली इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफाज को डिफरेंट मीडिया पे ग्रो किया, रेडियो एक्टिव सल्फर पे एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे, क्योंकि जो सल्फर होता है ये हमारे प्रोटीन में एंड फॉस्फोरस होता है ये हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है। इसीलिए इन्होंने रेडियो एक्टिव से क्यों किया, तो रेडियो एक्टिव से करने का मतलब ये था सिर्फ और सिर्फ कि इससे क्या होगी, उसकी लेबलिंग हो जाएगी, अलग से वो चमकने लगेगा। ठीक है, तो इसने फिर इसके बाद जब इसकी ग्रोथ हुई तो ये दो अलग अलग कॉलोनी रही, इन्होंने दोनों को लिया, एक को इन्होंने इसमें एक को इसको भी 3 स्टेप दिए, इसको भी, इनके 3 स्टेप हुए, आईबीसी दैट इज इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। जब ये सारा कंप्लीट हुआ तो इन्होंने क्या चेक किया कि भाई सुपरनेटेंट के अंदर में, यानी कि जो भी बाहर माल मटेरियल प्रेजेंट है उस बैक्टीरियोफाज का, यानी उसकी जो लेयर है, उसकी जो कैप्सिड थी, जो भी उसका आउटर का लेयर प्रेजेंट था वो सब बाहर रह गया, तो उसी के अंदर में क्या था, वही तो प्रोटीन का बना हुआ था, और ये देखा गया तो वहां पे रेडियो एक्टिव सल्फर था, यानी सल्फर जो था उसकी बॉडी के अंदर में एंटर नहीं कर पाया, सिर्फ क्या कर पाया, फॉस्फोरस, यानी कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को अंदर देखा गया कि वो है। ठीक है ना, तो इससे यहाँ पे प्रूफ हो गया प्रॉपरली कि यस, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिए। आई होप आपको मेरे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे जो मैंने समझाया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय।